क्वेश्चंस जो कि हमारे यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं या हमारे जितने भी स्टेट कमीशंस के एग्जाम्स हैं उन सब में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ट्विन डेफिसिट हम किसे रिफर करते हैं, ठीक है। तो ट्विन डेफिसिट किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे ट्विन डेफिसिट जो है उसका मतलब ये है कि दो डेफिसिट एक साथ आएंगे, तो यानी कि दो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक साथ होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं सबसे पहले, रेवेन्यू डेफिसिट अकम्पनीड विद फिस्कल डेफिसिट। जब आपका रेवेन्यू डेफिसिट अकम्पनी करे आपके फिस्कल डेफिसिट को। ऑप्शन नंबर बी, अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट एक साथ आए। ऑप्शन नंबर सी है साइमल्टेनियस करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। जब आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट एक साथ हो। और ऑप्शन नंबर डी है जब आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के और डेट बर्डन कॉर्पोरेट का वो एक साथ बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं है, बट इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैं आपको समझा दूं। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के तब बढ़ते हैं, सपोज करिए आपके कॉर्पोरेट एंटाइटीज हैं, ठीक है, वो डेब्ट के अंडर आ गए, वो डेब्ट बर्डन में है। उससे क्या होता है कि उनकी लोन रीपे करने की जो कैपेबिलिटी है वो घटती जा रही है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि आपके बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो पाइलअप होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से बैंक की लोन देने की कैपेसिटी घटती जा रही है, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक पूरा एक प्रोसेस हो गया कि आपके कॉर्पोरेट डेब्ट बर्डन में है, वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं वो पाइलअप होते जा रहे हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है, बैंक के एनपीएस की वजह से वो बैंक्स जो है और लेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से जो मार्केट, जो पूरी इकोनॉमी है वो सफर कर रही है, पूरी मार्केट सिचुएशन बहुत ही ड्विंडल्ड है, ठीक है। तो ये होता है आपके एनपीएज और डेट बर्डन में रिलेशन। और यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। तो देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जब किसी भी कंट्री के वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से कम हो। मतलब कि जितनी वैल्यू का आप सामान बाहर भेज रहे हो उससे ज्यादा वैल्यू का सामान तो आप खरीद रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आप डेफिसिट में हो। वहीं दूसरी जगह अगर हम देखें, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो सरपास करें हमारे इंपोर्ट को, मतलब कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो हमारे इंपोर्ट से ज्यादा हो, उसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो हम जो है सरप्लस में होंगे, ठीक है। तो जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट एक साथ आता है उसे हम कहते हैं ट्विन डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब भी हमारी गवर्नमेंट की इनकम, ठीक है, जब भी हमारी गवर्नमेंट की इनकम जो है वो उसके एक्सपेंडिचर से कम होगी, ठीक है। उसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री जो है या गवर्नमेंट हमारी फिस्कल डेफिसिट के अंडर है, ठीक है। तो जब ये दोनों सिचुएशन एक साथ होंगी तब हम होंगे ट्विन डेफिसिट में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट मेजर द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री. There is deficit in current account if the value of goods and services imported exceed the value of those exported. It comprises of the following state components. ये components होते हैं: trade of goods, services, net earning on overseas investment and net transfer of payment over a period of time, जैसे कि remittances. यहाँ पे देख लीजिए, जो आपकी current account होता है वो होता है trade gap plus net current transfer plus net income abroad. It can be reduced by boosting export and curbing non-essential imports such as गोल्ड, मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, अब ये कह रहा है कि हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम कैसे कर सकते हैं। हम कम कैसे कर सकते हैं? जो हमारी नॉन असेंशियल इंपोर्ट्स हैं उन्हें हम कर्ब कर दें, ठीक है। जैसे कि हमारा गोल्ड हुआ, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट काफी विजिलेंट हो गई है कोविड की सिचुएशन के बाद, और तब से हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग हो रही है, ठीक है, आपके मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए विद इन द कंट्री, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट किसे कहते हैं? जब शॉर्टफॉल होती है गवर्नमेंट की रेवेन्यू में कंपेयर करा जाए उसकी स्पेंडिंग के अनुसार, ठीक है। इट इज यूजुअली मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट किसकी परसेंटेज में मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो क्यों आए थे? which of the following caused the 1991 economic crisis in India? Statement 1 देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। स्टेटमेंट नंबर 2, राइजिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। एंड स्टेटमेंट नंबर 3, हाई फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये तीनों ही रीजंस थे हमारे 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के। देखिए, 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो बेसिक कमोडिटीज थी ना उनके प्राइस बहुत ज्यादा
आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम जो है, जो फॉरेन डेप्टर्स हैं, उन्हें भी हम अपने उनका इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे, और 14 डेज से ज़्यादा इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व में पैसा भी नहीं था, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन अजीब हो गई थी, और ये सब हुआ था 1980 से ही। जो हमारी इकोनॉमी की थी वो काफ़ी मिसमैनेजमेंट चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The origin of financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in 1980s. Okay. In the late 1980, government expenditure began to exceed its revenue. Expenditure revenue से ज़्यादा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा large margin से हो गया था, ठीक है। जो प्राइस थे essential goods के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन हो गए थे inadequate लेवल पे, ठीक है। एंड there was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that need to be paid to international lenders, ठीक है। Hence there was balance of payment crisis. ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने क्या करा था, इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जो है अप्रोच करा था, और उन्होंने इंडिया को $7 बिलियन का लोन दिया था, लेकिन शर्त रखी थी, ठीक है। हमें कहा गया था कि हमें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना है, तभी हमें ये लोन मिलेगा, और हमने ऐसा किया भी। और उस वक्त हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उनके अंडर ये सब हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म्स आपके मनमोहन सिंह के अंडर आए थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ था, इकोनॉमी लिबरलाइज करी गई थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इन स्टेटमेंट को कंसिडर करिए। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि सपोज करिए आप कोई भी गुड एक 10 रुपए का खरीद रहे हैं, कोई भी आप कमोडिटी 10 रुपए की खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कमोडिटी है वो सपोज करिए इन्फ्लेशन के बाद जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ा 11 रुपए की हो गई, 12 रुपए की हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि महंगाई आ गई, ठीक है। और जो चीज आप एक स्टिपुलेटेड अमाउंट में खरीद रहे थे, वही चीज खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा पंप इन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। प्रोड्यूसर्स आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूस करी हुई चीज खरीद रहे हैं, वो ज्यादा पैसा पंप इन कर रहे हैं उस चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। क्योंकि महंगाई की वजह से क्या हुआ है, राइज इन प्राइसेस की वजह से क्या हुआ है कि परचेजिंग पावर जो है आपकी करेंसी की वो कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वन ओनली। देखिए, कंज्यूमर्स वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं इन्फ्लेशन से। एक सिचुएशन होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है कि आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आपके प्रोड्यूसर्स वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है, जिस वजह से वो और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। कंज्यूमर्स आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय राइज इन प्राइसेस एंड कमोडिटीज, और जो पुअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं। डिफ्लेशन जो होता है वो जनरल डिक्लाइन होता है इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, टिपिकली एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशन के वक्त क्या होता है, परचेजिंग पावर करेंसी की जो है वो बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर्स वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं fall in price or deflation से। the profit level falls due to fall in prices forcing them to reduce investment. Now question number 4, with reference to special drawing rights consider the following statement. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स देखते हैं कि क्या होते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूपीएससी में भी आ चुका है, या आपका एसएससी में भी आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इट इज यूज्ड एज एन इंटरनेशनल करेंसी टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड बिटवीन नेशंस। स्टेटमेंट नंबर 2, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय अ बास्केट ऑफ करेंसीज व्हिच इंक्लूड द इंडियन रूपी। दोनों ही गलत स्टेटमेंट है आपके। ये कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, ये कोई आपकी इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, ठीक है। और दूसरी है आपकी कि जो बास्केट डिटरमाइन करती हैं आपके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की वैल्यू, वो 5 करेंसीज हैं, 5 कंट्रीज की करेंसी है, उसमें इंडियन रूपी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। देख लेते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं। देखिए, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ठीक है। ना तो ये करेंसी है और ना ही आईएमएफ पे क्लेम है कि जी आपकी करेंसी है, ठीक है। ये कोई किसी तरीके का क्लेम नहीं है, लेकिन ये उन करेंसीज पे क्लेम है जो फ्रीली यूजेबल करेंसीज हैं
IMF की मेंबर्स, ठीक है। SDRs कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज, स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो है वो इन करेंसी के लिए एक्सचेंज किए जा सकते हैं। एंड इट डज नॉट इंक्लूड इंडियन रुपी। 5 करेंसी होती हैं। 2015 तक आपकी चाइनीज रेमी भी नहीं इंक्लूडेड थी, लेकिन 2015 नवंबर में क्या किया गया था कि आपके IMF ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम 5 करेंसीज जो हैं वो ला रहे हैं, और जो 5वीं करेंसी है वो है आपकी चाइनीज रेमी। उससे पहले US डॉलर, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, इन 4 करेंसीज की वैल्यू से जो आपके SDR बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेज देख लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा है यहाँ पे US डॉलर का जो है 41.7%, दूसरा है यूरो का जो है 30.9%, तीसरा है रेमीबी का जो है 10.9%, फोर्थ है आपका जापानीज येन 8.3%, और लास्ट में आपका GBP जिसे हम ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी कहते हैं जो है 8.1%, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारी IMF की स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन सी करेंसी का सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल है, कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो करेंसी है जो है आपका US डॉलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज और आर पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। आपका वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन सी इंडाइसेस पब्लिश करता है। सबसे पहला है आपका ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, बिजनेस इंडेक्स, स्टेटमेंट नंबर 2 इंडेक्स, सेकंड है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और थर्ड है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही फैक्चुअल होते हैं। अगर आपको आते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है तो ही ये करें, वरना छोड़ दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिक इंडेक्स दी गई है तो हम इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, क्या ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है? हाँ, ये रिलीज करता है। देखिए मैंने एक चीज देखी है कि वर्ल्ड बैंक जो भी पैसे से रिलेटेड चीज होती है ना, वो वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है, उसका वर्ल्ड बैंक से ही लेना देना होता है, ठीक है। सिर्फ उससे नहीं, बट है कुछ चीजें, ठीक है। सेकेंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए ये बहुत ही कॉमन इंडेक्स है, ये हमारी क्लास 11th की NCERT में भी है, शायद क्लास 11th या 12th की NCERT में, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP रिलीज करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो हमारा बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3, इंडेक्स नंबर 3 है हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, की हाँ हमारी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो हमारा वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो ऑप्शन 1 और 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं B। यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है हमारा वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप पांच इंस्टीट्यूशंस का एक कल्मिनेशन है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है, ठीक है। और जो आपका ये है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो कि वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट करा है उन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए जो अपने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में चैलेंजेस फेस करती हैं, उन्हें एड्रेस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को अगर हम देखें तो कौन कौन से जो आपके स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सबसे पहला, स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज एक्सपीरियंस अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टैगफ्लेशन का मीनिंग बता दूं। स्टैगफ्लेशन होता क्या है? जब भी क्या होता है कि आपके मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक साथ होता है ना, तो उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और इस वक्त जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है, या तो डिक्लाइन होती है या स्टैटिक हो जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किस सिचुएशन को? जब भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक साथ होता है, साइमल्टेनियस होता है, उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है आपका। स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज एक्सपीरियंस अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, द अकरेंस ऑफ स्टैगफ्लेशन प्रूव्स द थ्योरी बिहाइंड द फिलिप्स कर्व। देखिए ये बड़ा फैंसी सा टर्म हो गया तो आपको लगेगा, क्योंकि फिलिप्स कर्व जो है मैक्रो इकोनॉमी में आता है, आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आपको याद भी होगा, ठीक है। लेकिन फिलिप्स कर्व जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिलिप्स कर्व का क्या कहना था कि जब भी आपका इन्फ्लेशन आता है तब क्या होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन जब 1970 में ऐसा हुआ, जब स्टैगफ्लेशन आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी फिलिप्स कर्व जो है वो बिल्कुल भी आपके स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 1 ओनली वो सही है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, stagflation refers to an economy that is experiencing a simultaneous increase in inflation and stagnation of economic output. Economic output या तो रुक जाता है या डिक्लाइन होता है सिचुएशन में, ठीक है। It is a period of rising inflation and unemployment but falling output. Stagflation कॉम्बिनेशन है स्टैटिक इकोनॉमिक ग्रोथ का, हाई अनएम्प्लॉयमेंट का और हाई इन्फ्लेशन का, और ये सिचुएशन कॉन्ट्रडिक्ट करती है थ्योरी बिहाइंड द फिलिप्स कर्व, ठीक है।
द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ द फिलिप कर्व पोर्ट्रेड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। मतलब फिलिप्स कर्व ने तो ट्रेड ऑफ ही कर दिया था अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। द थ्योरी क्लेम्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स विद इन्फ्लेशन व्हिच इन टर्न शुड लीड टू मोर जॉब्स एंड लेस अनएम्प्लॉयमेंट। However, the concept has been somewhat disproven empirically due to the occurrence of stagflation in 1970 when there were high level of both inflation and unemployment. Okay, now question number 7 देखते हैं। Which of the following is or are known as a Bretton Woods institution? Bretton Woods institution किसे कहते हैं? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने इकोनॉमिक्स की बुक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। बट हम जब एग्जाम लेवल स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी हमें याद आनी बंद हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। पहला देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है वर्ल्ड बैंक और तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 1 and 2 ओनली। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये काफी लेट सेटअप की गई है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि 1944 में जब आपका ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेट हो गई थी। तो 44 नेशंस जो कि एलीज थे आपके वर्ल्ड वॉर 2 में, उनकी मीटिंग हुई थी कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन का निर्माण करा जाए, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे कंट्रीज़ की, और आगे से ऐसी सिचुएशन जो है वो ना आए, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डिवेस्टेशन ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, जिसे हम कॉमनली वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, वो क्रिएट करे गए थे 1944 में। मीटिंग थी 44 नेशन की जो कि ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में थी, ठीक है। द फाउंडर्स विश टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर जनरेशन अगेंस्ट अ रिपीट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस like the one experienced during the Great Depression, which was believed to have partially caused the subsequent rise of fascism and outbreak of World War II। देखिए ये माना गया था कि कहीं ना कहीं जो ग्रेट डिप्रेशन आया था आपका 1929 1930s के अराउंड, वो एक रीजन था कि फेसिज्म इतना बढ़ गया था जिस वजह से आपका वर्ल्ड वॉर 2 इमर्ज हुआ था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बेस्ड है कोलोग्नी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एक एनजीओ है जिसे 1971 में फाउंड किया गया था, और आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का फाउंड किए गए थे, ये फाउंड किए गए थे 1944 में। तो क्लियरली जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, एक एनजीओ है जो 1971 में फॉर्म किया गया था। मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और मेंबरशिप जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन की बनी हुई है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये आप स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट नंबर 1, दीज आर द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, दे कैन बी इशूड ओनली बाय द कॉर्पोरेट। दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, ना तो ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और ना ही इन्हें सिर्फ कॉर्पोरेट जो है वो इशू कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, अनसिक्योर्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, ठीक है। और दूसरा, इन्हें सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, आपके और भी जो आपके आरबीआई ने बोल रखा है वो सारे इंस्टीट्यूशन भी इसे इशू कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली हुआ ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू, ठीक है। देखते हैं क्या है। कमर्शियल पेपर जो है इनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इशू करते हैं प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में। कॉर्पोरेट प्राइमरी डीलर्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन्हें परमिट किया गया है कि वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज जो है वो दे हैव बीन परमिटेड टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज अंडर द अम्ब्रेला लिमिट फिक्स्ड बाय द आरबीआई आर एलिजिबल टू इशू सीपी। मतलब कि कमर्शियल पेपर जो है आप आरबीआई ने जितनी लिमिट फिक्स करी है उसके अंडर जो है वो इशू कर सकते हैं, और इनकी मेच्योरिटी 7 दिन से आपके 1 साल के बीच की होती है। 1 साल से ज्यादा की हो जाए तो वो आपका लॉन्ग टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप कमर्शियल पेपर 7 दिन से 12 महीने के बीच में इशू कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Corporate social responsibility is applicable to companies incorporated in India as well as foreign company having its office in India। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव मेड CSR a statutory liability for the corporate entities। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जहां पर जो है बिजनेस एंटाइटी मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं उनका एक्टिव कंपाइलेंस उस लॉ से जो वहां पर एप्लीकेबल है अपने एथिकल स्टैंडर्ड से और इंटरनेशनल नॉर्म से, ठीक है। CSR आपकी एप्लीकेबल है हर उस कंट्री में जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, ठीक है, और उसकी इंक्लूड्स इट्स होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस एंड प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है, ठीक है।
and there are no specific tax exemption concession to companies under the Income Tax Act 1961 for expenditure incurred by companies towards corporate social responsibilities. देखिए इंडिया में ये जो है इलीगल है, अगर जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं वो क्या ना करें, वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा ना करें, तो वो आपका एक इलीगल एक्ट है, ठीक है। और ये करने के बाद भी आपको टैक्स एग्जम्पशन आपकी कंपनीज को नहीं मिलता है, ये एक मैंडेटरी एक्ट है, ठीक है। और आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना एग्जाम में सीएसआर के बारे में, तो ये स्टेटमेंट जरूर होगा कि आप अगर कंपनी सीएसआर अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पे ऑफ कर देती हैं तो क्या उन्हें टैक्स एग्जम्पशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, तो वो बिल्कुल गलत होगा कि नहीं, उन्हें कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये होती क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, द सिचुएशन वेयर इन देयर इज अ कंटिन्यूअस शिफ्ट ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर, ये तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है हमारा। स्टेटमेंट नंबर बी, द शिफ्ट ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन, जो आपके लेबर होते हैं वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से उनका कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन पे शिफ्ट होना, ये है क्या, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बट ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं पहले। To the process through which the proportion of women exceed the proportion of men in workforce, ये तो feminization of workforce हो गया, ठीक है। जब आपकी proportion of women जो है proportion of men से ज्यादा हो जाएंगी workforce में, तो feminization of workforce हो गया। ऑप्शन नंबर डी, to the increase in number of self-employed person and unionization of labor force, ये तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे कि जब भी लेबर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय के सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो कैजुअल लेबर वर्क की तरफ बढ़ते हैं, कैजुअल वर्क की तरफ बढ़ते हैं, तो उसे हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में जो है 90% वर्कफोर्स वो अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर नहीं है, किसके अंडर है, अनरेगुलेटेड इनफॉर्मल सेक्टर के अंडर, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आज तैयार करे थे। अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो, आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, आपको और फर्दर वीडियो चाहिए, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज एंड मोर अपडेट्स, एंड please write down some comment for some criticism, or if you like the video. Thank you so much.